आप सबको नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है और हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर कूलाम के नियम का अध्ययन किया था और कूलाम के नियम के बाद हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप देखा। कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आज जानते हैं। पहले कूलाम का नियम, पहली बात, बिंदु आवेशों पर लागू होता है और कूलाम के नियम के अंदर अगर आवेश विरामावस्था में है तो ही हम लोग परिणामी बल उनके मध्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि आवेश गतिमान स्थिति में है तो उस स्थिति में परिणामी बल कूलाम के नियम से ज्ञात करना संभव नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में आवेशों के मध्य एक चुंबकीय बल भी कार्यरत होता है। दूसरी बात, कूलाम का नियम 10 की पावर -15 मीटर कोटि से कम डिस्टेंस के आवेशों के मध्य लागू नहीं हो पाएगा। अर्थात यदि कोई दो आवेश के बीच की डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम है तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में आवेशों के मध्य नाभिकीय बल काम करने लगते हैं। नाभिकीय बल काम करने लगते हैं। तीसरी बात, कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर हम लागू कर सकते हैं और तीसरे आवेश की मौजूदगी में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिवर्तित नहीं होता। इन दो आवेशों के मध्य जो भी बल है वो किसी तीसरे आवेश के द्वारा बदला नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम द्विआवेश तंत्र पर लागू किया जा सकता है और कूलाम का नियम अध्यारोपण के सिद्धांतों का भी पालन करता है। तो इसके बाद कूलाम के नियम से संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल हम आज करते हैं। किसी वस्तु को कितना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाए। तो प्रश्न क्या पूछा है, इस कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी वह वस्तु, उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। अगर वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसके इतने द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसको इसका दुगुना कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसका 3 गुना कर देंगे, अर्थात 3 से गुना कर देंगे। और यदि वस्तु ने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि कैपिटल M बराबर n गुना में स्मॉल m। स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, ये हमारा प्रश्न है कि वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। वस्तु ने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, n का मान ज्ञात करना है। तो ये n बराबर क्या बढ़ने वाला है, कैपिटल M बटा में स्मॉल m e। प्रश्न ध्यान से पढ़ा हो यदि आपने तो आपको पता है कि वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 9.1 नैनोग्राम। तो हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9.1 नैनो। नैनो का मतलब 10 की पावर -9। लेकिन ध्यान देने की बात है ये ग्राम में दी हुई है, तो ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 लगाना जरूरी है। अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू केजी में है हमारे पास, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। केजी और केजी कट गए तो n बराबर ये कट गए और ऊपर बनता है 10 की पावर -12 बटा में 10 की पावर -31। थोड़ा हल कर लेते हैं इसे। 10 की पावर -12 गुणा में 10 की पावर -31, ये बढ़ जाएगा
10 की पावर सॉरी ये प्लस हो जाएगा ऊपर आने पर, तो 12 माइनस करेंगे अपने तो ये बचेगा 10 माइनस के 21, 2 और 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। अब बी पार्ट अर्थात दूसरा पार्ट क्या पूछा गया, आवेश की प्रकृति। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वस्तु ने क्योंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकृति का आवेश पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋणावेश, वो होता है ऋणावेश। तो भी आवेश की प्रकृति हुई ऋणावेश, ऋण प्रकृति हुई। मान कितना है, देखिए आवेश के गुण धर्मों में हमने एक बात पढ़ी थी, आवेश के गुण धर्मों में हमने ये पढ़ा था कि जो आवेश होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो Q बराबर बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी अभी हमने याद किए कितने स्थानांतरित हुए हैं, 10 की पावर 19 गुणा में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो Q बराबर बनेगा 1.6 कूलम। तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, 1.6 कूलम। दूसरा क्वेश्चन, एक कप जल जिसकी वैल्यू है 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये कह रहा है अपने को कि आपके पास एक कप है और उसमें भरा हुआ है जल, और जल की मात्रा मीन्स द्रव्यमान 250 ग्राम है। आप मोल कंसेप्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो मोल कंसेप्ट अपने इस क्वेश्चन को करने में मदद करेगा। मोल कंसेप्ट क्या है, देखिए जल अर्थात H2O का अणुभार आप सब जानते हैं 18 ग्राम होता है, और 18 ग्राम में अणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने अणुओं का द्रव्यमान 18 ग्राम है, अर्थात 18 ग्राम में इतने अणु पाए जाएंगे। तो बताइए 250 ग्राम में कितने अणु पाए जाएंगे, तो गणित यहां अपनी मदद करेगी बड़ी इजीली। देखिए कैसे, देखिए 18 ग्राम में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है। तो बताइए 1 ग्राम में कितनी संख्या होगी, 1 ग्राम में कितने अणु पाए जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बटा में 18। लेकिन हमें कितने द्रव्यमान में अणुओं की जरूरत है, 250 ग्राम में अणुओं की जरूरत है। कितने अणु होंगे भाई, तो 250 ग्राम में अणु हो जाएंगे इंटू 10 की पावर 23 बटा में 18 गुणा में 250, 250। ये क्या है, ये अणु है। कितने ग्राम में अणु है, ये 250 ग्राम में अणु है। तो 250 ग्राम में हमने अब तक अणुओं की संख्या ज्ञात की है, ये इधर लिख लेते हैं। तो कप में अणुओं की संख्या n बराबर हो गई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बटा में 18 गुणा में 250। ये अणु हो गए। देखिए आइए हम सूत्र याद भी करते हैं, कई बार सूत्र को सीधा याद कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सूत्र बन रहा है, देखिए कौन सा सूत्र बन रहा है, अणुओं की संख्या बराबर आवोगाद्रो संख्या बटा में अणु भार, ध्यान दीजिए 18 अणु भार है, और गुणा में पदार्थ की मात्रा इन द्रव्यमान में। ये एक सूत्र बन गया, देख लीजिए आप। 2 तरीके हैं, समझ के कीजिए। दूसरा तरीका है आप सूत्र याद कर लें, उसमें वैल्यू रखिए, उससे कीजिए। दोनों तरीके अपने अपने स्थान पर सही हैं। अगर अपने को त्वरित उत्तर निकालना है, जल्दी जल्दी करना है, जैसा कि कंपटीशन में होता है,
तो ये सूत्र अपने को ध्यान आना चाहिए, और हमें अगर उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है तो ये मेथड अपने को पता होना चाहिए। तो इसको हल करेंगे थोड़ा। एक काम करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं बिना हल किए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है धन और ऋण आवेश की मात्रा का पता लगाना। तो देखिए H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन हुए। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 अणु है तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन भाई, और इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन भी 10 ही है, क्योंकि उदासीन अणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो फिर एक अणु के पास कितना आवेश हुआ? इलेक्ट्रॉन अगर 10 है तो कितना ऋण आवेश हुआ? तो एक अणु में ऋणावेश की मात्रा हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन। आवेश की मात्रा निकाल रहे हैं ना अपने, तो Q निकाल रहे हैं, तो आप सूत्र अवश्य जानते होंगे N इंटू E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक अणु के लिए? 10, और E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये आवेश कितने अणुओं के लिए निकाला गया? एक अणु के लिए। लेकिन हमें तो किसमें आवेश निकालना है? एक कप में कुल कितना है? तो एक कप में अणु है कितने भाई? कितने अणु है एक कप में? मतलब N अणु है। तो फिर हमें कुल ऋणावेश ज्ञात करने के लिए हम बात कर रहे हैं कप में ऋणावेश की, तो कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर कुल अणुओं की संख्या को एक अणु के आवेश से गुणा कर देंगे। देखिए एक अणु है तो Q आवेश है, 2 अणु है तो 2Q, 3 अणु है तो 3Q, और N अणु है तो NQ। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास है। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो N की वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 गुणा में 250 अर्थात 250 बटा में 18 और गुणा में 10E। ये आ गया कुल ऋणावेश। अपने को पता है ये उदासीन है, और उदासीन है तो उतनी ही मात्रा में क्या होगा? धनावेश। तो धनावेश हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ऋणावेश से ज्ञात हो जाएगा। इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 25 गुणा में 10 की पावर 1 ये ले लेते हैं, 0 यहां से उठा दिया हमने, और 23 पावर पहले से 23, 24 और 25 तो पावर हो गई। गुणा में E की वैल्यू और रख देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम इसकी वैल्यू है आवेश की, बटा में क्या है 18। तो इसे काट के हल कर देते हैं, पर जो वैल्यू बनेगी वो 1.337 गुणा 10 की पावर 7 कुलाम बढ़ जाएगी। ये आप खुद इसे गुणा करके हल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। 1 mm मोटाई तथा 6 परिवर्तन के कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले कूलाम का नियम पढ़ रखा है। तो कूलाम के नियम के अनुसार कोई यदि 2 बिंदुवत आवेश है जिनके मध्य दूरी स्मॉल r और आवेश की वैल्यू सपोज दैट Q1 Q2 है, तो और ये पूरा सिस्टम है निर्वात में, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल F0 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पिछले लेक्चर में आपको बताना भूल गए थे। उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मात्रक विमा की हमने चर्चा कर ली थी। ये आंकिक वैल्यू है, इसकी आंकिक मान है इसका। और इस टोटल की वैल्यू भी और बता देते हैं, 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये होता है आंकिक मान इसका। अगर मात्रक की बात करनी है तो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए पक्षांतर कीजिए। तो ये इधर जाएगा तो न्यूटन पहले से पड़ा इधर, और ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये बटा में जाएगा तो कूलम स्क्वायर। ये मात्रक की चर्चा भी हो जाएगी इसी के साथ। तो हमारा इक्वेशन है कि पैरावृत्तांक रख दिया गया बीच में, तब नया बल बताएं क्या होगा। पहले बल जो था वो आपको दे रखा है, कितना था भाई, 18 न्यूटन था। पहले जो इनकी वृद्धि लगने वाला निर्वात में रखे होने की स्थिति में लगने वाला बल है जो 18 न्यूटन है। समीकरण 1 दे देते हैं इसे अपने। अब प्रश्नानुसार हमें कहा गया है, प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि जब माध्यम है तब बल कितना होगा, मतलब मीडियम माध्यम। तो सूत्र हम जानते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन गुणा में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो एफ एम इक्वल टू बढ़ेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। के बारे में हमने पीछे कूलॉम का जब नियम पढ़ा है तो ये सूत्र पढ़ा है, पैरावृत्तांक हेडिंग थी उसमें हमने सूत्र निर्मित किया था। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणा में आर स्क्वायर, आपको याद होगा यही है प्राविद्युतांक, प्राविद्युतांक। तो समीकरण नंबर 2 और 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से एफ एम बटा में एफ नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर गुणा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहां आ जाएगा। इसको उल्टा कर दिया हमने एफ नॉट को, जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। Q1 Q2 कट गया, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट भी कट गया। तो एफ एम इक्वल्स टू में अपॉन एफ नॉट इक्वल्स टू में वन अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ नॉट की वैल्यू 18 न्यूटन दे रखी है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू, प्रावृत्तांक की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, 6। तो भाग लगाते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 न्यूटन बल कार्य करेगा। एक्सक्यूशन, एक बिंदु आवेश Q1 2 माइक्रोकूलम इस निर्देशांक पर स्थित है और एक अन्य बिंदु आवेश Q2 -5 माइक्रोकूलम इस निर्देशांक पर अवस्थित है। तो हमसे पूछा गया है Q2 पर Q1 द्वारा कितना बल लगाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन कूलॉम के सदिश रूप से पूछा गया है हमसे। तो थोड़ा सा सदिश रूप में हमने क्या समझा है उसको देखते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ये स्थिति सदिश हो गए दोनों के, R1 स्थिति सदिश, R2 स्थिति सदिश। ये Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा होगी और ये है मूल बिंदु Q2 पर, मतलब इस पर Q1 द्वारा। तो Q1 किधर बल लगाएगा भाई, Q1 प्लस का है, Q1 की वैल्यू है प्लस का 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाए गए बल को हमने किस रूप में माना था, आपको याद होगा, इधर की ओर खींचा जा रहा है इससे। इस तीर को यहां बढ़ा लो। चल Q2 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो Q1 इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा आकर्षण बल के कारण। तो बल किस पर लगा है,
Q2 पर। तो Q2 पर जो बल लगेगा उसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, F21 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे कि 2 पर बल है 1 के कारण। तो अभी हमें F21 की वैल्यू याद करनी है। तो देखिए बल किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। तो इस दिशा में जो स्थिति सदिश होगा, यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो किसके सापेक्ष होगा, ये होगा Q2 के सापेक्ष। किसका होगा, Q1 का होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, या लिख देता हूं मैं, Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल F21 वेक्टर, और इसी दिशा में जो स्थिति सदिश बनेगा, ये वाला स्थिति सदिश बनेगा इसी दिशा में, बल की दिशा में, वो किसका स्थिति सदिश और किसके सापेक्ष होगा, Q1 का स्थिति सदिश होगा Q2 के सापेक्ष। तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 वेक्टर बराबर R1 माइनस R2 वेक्टर। ध्यान दीजिए, जब हमने कूलाम के सदिश नियम को समझा था तब हमने F21 के साथ R21 ही यूज लिया था। उसका रीजन ये था कि वहां ये पॉजिटिव आवेश था, ये भी पॉजिटिव था, तो बल अंदर की ओर नहीं लग रहा था, बल लग रहा था वहां पर बाहर की ओर, जो कि आपने लेक्चर सेकंड में देखा है। तो बाहर की ओर लग रहा था, तो इसी दिशा में जब आप स्थिति सदिश ले रहे थे तो वो R12 की बजाय R21 था। तो उम्मीद है आप इन दोनों डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में अंतर समझ गए होंगे। तो अब विद्युत बल F21 हमें ज्ञात करना था, तो सूत्र हो जाएगा इसका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 वेक्टर का क्यूब एंड R12 वेक्टर। ये सूत्र से आप परिचित होंगे। F21 वेक्टर बराबर Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रो, मतलब 10 की पावर माइनस 6, और Q2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, और बटा में हमने डायरेक्शन ऑलरेडी अंदर की ओर दर्शा दी है, इसलिए हम यहां माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं। ये माइनस का होते हुए भी माइनस का यूज इसलिए नहीं कर रहे कि माइनस को हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है आकर्षण के रूप में, उसकी दिशा को अपोजिट करके हमने दिखा दिया है। तो माइनस वहां सेट हो चुका है ऑलरेडी। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी देखी थी, 9 × 10 की पावर 9 होती है। और ये कैसे ज्ञात होगा, आप इससे परिचित हैं, R12 वेक्टर बराबर R1 माइनस R2 वेक्टर, जैसा कि हमने ऑलरेडी ऊपर भी लिख रखा है। तो इसका हम यूज करेंगे यहां कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की क्यूब लगाएंगे, और यहां हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। इनके मान रखते हैं, तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू, इसको गुणा कर देते हैं 10, और ये हो जाएगा 10 6 दूनी 12 गुणा में 9 गुणा में 10 की पावर 9, और बटा में R1 की वैल्यू। देखिए R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, R1 की वैल्यू इसके निर्देशांकों से निकलेगी, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है 2,1, और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है -2,4। ये निर्देशांक हो गए जो अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी
2i कैप प्लस 1j कैप और R2 की वैल्यू -2i कैप प्लस 4j कैप। ये निर्देशांक हो गए, सॉरी ये स्थिति सदिश हो गए, Q1 और Q2 के स्थिति सदिश हो गए। तो इनका हम यहां यूज करेंगे। तो R1 की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस R2 के लिए माइनस ऑलरेडी है उसके पास एक, तो प्लस 2i कैप, तो माइनस यहां जो लगा था वो इसके साथ गुणा हुआ है तो इसके साथ भी होगा, तो यहां हो जाएगा माइनस का 4j कैप ऊपर क्यूब। R1 की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 2i कैप माइनस 4j कैप। वही काम हमने दोबारा किया, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, ये माइनस जो है वो टोटल R2 को गुणा हो गया। तो R2 के अंदर 2 से गुणा हुआ तो 2 प्लस का हो गया और 4 से गुणा हुआ तो 4 माइनस का हो गया। तो F21 वेक्टर बराबर 9 पड़ा रहेगा। इस 10 को इसमें एडजस्ट करेंगे, पावर हो जाएगी 11, 11 में से 9 गए तो 2, तो 10 की पावर -2 रहा यहाँ। ये 2 और ये 2 प्लस का है और आई कैप साथ में दोनों के, तो सेम डायरेक्शन की वैल्यू जुड़ जाएगी। 2 और 2 ये हो जाएगा 4 आई कैप। ये हल करेंगे तो माइनस का 3j कैप बचेगा और ऊपर लगा हुआ है क्यूब। इसको हल करते हैं तो ये भी वैसे ही ये हो जाएगा 4i कैप एंड माइनस का 3j कैप। तो F2 9 गुणा 10 की पावर -2 अपॉन में, इसको हल करते हैं, इसका मॉडुलस क्या बनेगा। तो ये मॉडुलस निकालना उम्मीद है आपको आता होगा। R12 वेक्टर की वैल्यू जो आई है यहां R12 लिखा हुआ है, देखिए इसको R12 लिखा हुआ है, इसी को ओपन करके लिखा है हमने। हमारे पास वैल्यू निकल के आई है 4i कैप माइनस 3j कैप और इसका परिमाण निकालने की विधि आपने 11th में समांतर चतुर्भुज नियम के माध्यम से पढ़ी है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट 25 का रूट अर्थात 5। तो मॉडुलस वैल्यू आती है 5 और 5 का हमें क्या करना होगा क्यूब। तो ये रहेगा 4i कैप माइनस 3j कैप। डायरेक्शन का बोध करवा रहा है अपने को ये। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू में 9 गुणा 10 की पावर -2 बटा में ये हो जाएगा 5 × 5 25 और 25 5 125। तो 125 गुणा 4i कैप माइनस 3j कैप। तो ये हो गया बल किसके द्वारा, किस पर, Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल। क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9e तथा 4e आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है और एक अन्य q आवेश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। यहां ध्यान दीजिएगा, वह संतुलन में रहे, इसका मतलब वो चर्चा कर रहा है इस q आवेश कि ये q आवेश संतुलन में रहना चाहिए। संतुलन का मतलब है कि ये q आवेश दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं जाए नहीं, अर्थात इस पर परिणामी बल शून्य रहना चाहिए, तभी यह संतुलन में रहेगा। प्रश्न इस पे दूसरा भी बन सकता है। कैसा प्रश्न कि ये पूरा निकाय संतुलन में रहे, उसको अलग तरीके से हल किया जाएगा। वो हम ऐसा एक और उदाहरण लेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि दो आवेश, एक 9e और एक है 4e और ये है r दूरी पर। चित्र थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 4e और इनके बीच की दूरी है r। आगे क्या कहता है कि एक अन्य q आवेश दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर रखा जाए। तो देखिए ये प्लस का दिया हुआ है, ये भी प्लस का दिया हुआ है
और इसके बारे में भी हमें इसने नहीं कहा कि ये माइनस का है या प्लस का है। सपोज ये भी प्लस का है, अगर हम इसे यहां कहीं भी बीच में रख देते हैं Q आवेश को, तो 9e के कारण इस पर इधर की ओर प्रतिकर्षण बल लगेगा। एरो बढ़ा देते हैं, ये बल लगा रहा है, यह Q1, 9e का नाम हमने अपनी तरफ से Q1 लिख लिया। तो ये जो बल होगा ये हो जाएगा F1 वेक्टर, हमने नाम अपनी ओर से दे दिया। 4e भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके द्वारा इधर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा। दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल काम करता है। तो इधर जो बल लगेगा इसका नाम हमने Q2 लिख दिया। इधर जो बल लगेगा उसका नाम हमने F2 दे दिया। तो इस Q1 पर दो बल लगेंगे, एक तो F1 लगेगा, एक F2 लगेगा, और ये संतुलन में हो जाएगा यदि इन दोनों बलों का परिमाण समान हो जाता है तो ये संतुलन में हो जाएगा, लेकिन दिशा विपरीत है ही। तो हम मान लेते हैं ये जो दूरी है यहां से यहां तक की वो x है। हमें नहीं पता कितनी दूरी है, हमने इसे अपनी ओर से x मान लिया, तो ये वाली जो दूरी है ये अपने आप ही r माइनस x रह जाएगी, क्योंकि टोटल r है, r में से x गया तो ये r माइनस x रह जाएगी। शुरू करते हैं अब आगे। तो 9e द्वारा Q आवेश पर लगाया गया बल, विद्युत बल F1 का जो परिमाण है वो होगा 9e गुणा में Q, मतलब Q1 Q2 फॉर्मूला लगा रहे कूलाम के नियम वाला। Q1 हो गया 9e और Q2 ये खुद हो गया जिसको Q वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच की दूरी होगी x। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने F1 ज्ञात कर लिया, और इसी प्रकार से 4e द्वारा Q आवेश पर लगाया गया विद्युत बल F2 कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, तो इनमें से Q1 और एक Q2, तो 4e Q1 और Q हो गया Q2 के स्थान पर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच की दूरी r माइनस x का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार यदि Q आवेश संतुलन में हो तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब इन दोनों बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए, इन दोनों बलों का परिणामी 0 होना चाहिए, ताकि इस Q पर नेट बल 0 रहे, और नेट बल 0 रहे तो हम इसे संतुलन में कह सकें। तो F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F2 वेक्टर हो जाएगा। माइनस दोनों को इस माइनस बता रहा है कि F1 और F2 की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो F1 का मॉडुलस F2 के मॉडुलस के बराबर, अर्थात परिमाण बराबर होना चाहिए। तो F1 है 9e Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4e Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r माइनस x का स्क्वायर, जो कट रहा है काट देते हैं, e q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कट रहे हैं, तो 9 अपॉन में x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 अपॉन में r माइनस x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 r माइनस x का होल स्क्वायर
एक काम करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो 9/4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर बनाते हैं। तो अब देखेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और बराबर में एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर एक्स अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर इसके होल स्क्वायर को हमने एक साथ ऊपर कॉमन लेके लिख दिया। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो 3/2 बराबर एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले से इजी हो गया। 3r माइनस 3x, इसको इधर ले जाएंगे तो 5x, 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x बराबर 3r। तो x बराबर हो गया 3/5r। इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है इस आवेश से 3/5r दूरी पर होनी चाहिए, तभी यह Q आवेश संतुलन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो Q परिणाम के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं। पहले की तरह ये इतनी बात तो कि दो आवेश हैं, दोनों की वैल्यू कैपिटल Q है, और ये r दूरी पर रखे हुए हैं। आगे क्या कहता है, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्मॉल q परिणाम का आवेश रखा है और मध्य बिंदु पर रखा है। कहीं भी बीच में नहीं रखना, मध्य बिंदु पर रखना है। मध्य बिंदु का मतलब हो गया इधर r/2 डिस्टेंस और इधर भी r/2 डिस्टेंस रह जाएगी। मध्य बिंदु पर हमने एक स्मॉल q परिणाम का तीसरा आवेश रखा है। प्रश्नानुसार हमने चित्र निर्मित कर दिया। इसका मान व प्रकृति बताइए। इस q की वैल्यू ज्ञात करनी है और उसकी प्रकृति से अभिप्राय है प्लस का या माइनस का कि निकाय संतुलन में रहे। ध्यान दीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें निकाय संतुलन की बात नहीं कर रही थी, निकाय संतुलन की बात नहीं कर रहा था, वो पर्टिकुलर आवेश के संतुलन की बात कर रहा था। निकाय का मतलब ये भी किधर ही नहीं जाना चाहिए, ये अपने आप ही यहां रहना चाहिए। हमें धक्का नहीं लगाना पड़े इधर की ओर, हमें इधर नहीं खेलना पड़े, अपने आप ही यहां पर रहना चाहिए। ये तो तभी रह पाएगा जब इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। तो इस पर बल लगाएगा कौन, इस पर बल ये भी लगाएगा और इस पर बल ये भी लगाएगा। तो इन दोनों द्वारा लगने वाला बल, जो इन दोनों द्वारा लगने वाले बल का जो परिणामी होगा वो शून्य होना चाहिए, तभी यह आवेश संतुलन में रहेगा। और यही शर्त इसके लिए भी होगी। तो हम बात करते हैं कि इस पर बल लगा कौन रहा है। देखिए भी, इस पर बल ये दोनों लगा रहे हैं। तो इसका नाम लिख लेते हैं हम, ए बिंदु, इसका सी बिंदु और इसका बी बिंदु। तो मैं लिखूंगा बिंदु बी पर बिंदु ए द्वारा लगने वाला विद्युत बल, कोई भी नाम दे देते हैं इसे, ए द्वारा बी पर, तो बी ए नाम दे दिया मेरी ओर से, अपनी ओर से, वेक्टर। परिमाण लिख लेते हैं, वेक्टर बाद में लिखो। तो कितना होगा, तो देखिए बल का सूत्र Q1 Q2 अपॉन R 4πε0 R स्क्वायर। तो B और A के बीच की दूरी है R और आवेश है Q एंड Q। Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू भी Q। तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 और बीच की दूरी है R स्क्वायर। ये हो गया A और B के मध्य लगने वाला बल। किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, FBA वेक्टर बल इधर की ओर लगेगा। इसका परिमाण कितना होगा, इतना होगा। अब इस पर मैंने कहा था अभी एक और आवेश है जो और बल लगाएगा, वो कौन है, स्मॉल q। तो आपको क्वेश्चन हल किए बिना ही कुछ आंसर तो मिल गया।
कि वे इसे संतुलन में रखने के लिए बल इधर ही लगाना पड़ेगा। अगर ये भी इधर लगा देगा तो फिर ये यहां रुकेगा, थोड़ी भाग जाएगा इधर। तो ये बल है जो ये किसके द्वारा लगाया गया, सी द्वारा। किस पर लगाया गया है, ए पर। तो इसका नाम क्या होगा, सॉरी बी पर लगाया गया, तो बी सी नाम हो जाएगा इसका। इधर की ओर बल हो जाएगा। मैं लिखता हूं बिंदु बी पर बिंदु सी द्वारा लगने वाला विद्युत बल एफ बी सी बराबर वही नियम Q1 Q2। तो Q1 किसी को ही Q1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों होने तो गुणा में है ना। तो Q1 एंड Q2 ये वाला हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की दूरी r/2 हो जाएगी। कहां स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्क्वायर करना है अपने को। ये हो गया C द्वारा B पर लगने वाला बल। और निकाय संतुलन का मतलब सभी आवेश अपने स्थान पर बने रहें, सभी पर लगने वाला नेट बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम इसको देखते हुए चल रहे हैं। तो इस पर दो बल हैं और इनका परिणामी शून्य होना चाहिए। तो लिखूंगा बी पर परिणामी जो बल है वो होगा एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर, वो होना चाहिए शून्य। किसके लिए भाई, निकाय संतुलन के लिए। संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, ये बल परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो एफ बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ बी सी वेक्टर। आप अगर परिमाण की बात करेंगे तो आप प्रकृति नहीं देख पाएंगे, मान तो मिल जाएगा, प्रकृति नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं दिशा सहित ही बात कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका परिमाण क्या है, दिशा पड़ी है, परिमाण दोनों की क्या क्या है। इसकी परिमाण है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में 2, उसका भी स्क्वायर तो 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर। तो जो कट रहा है काट देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी कट गया, ये क्यू स्क्वायर कट गया, तो Q इक्वल टू आ गया 4Q एंड Q की वैल्यू चाहिए थी, माइनस पड़ा है, बराबर माइनस Q बाय 4। इसका मतलब इसका मान तो होगा Q बाय 4 और प्रकृति होगी ऋण। नेगेटिव का चार्ज लिखेंगे, नेगेटिव रखेंगे तभी तो दोनों को अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा, बांध के रखेगा। तो पास में क्यों नहीं आ जाते भाई, फिर इन दोनों का प्रतिकर्षण भी तो है, जिसे दूर धकेल के रखता है और ये पास खींच के रखता है, और ये बैलेंस कंडीशन आ जाती है, संतुलन कंडीशन आ जाती है। तो आज के लिए न्यूमेरिकल इतने ही, लेकिन इसके बीच में जो न्यूमेरिकल रह गए हैं, उदाहरण और भी हैं, वो आप करें और उन्हें कर करके मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि मैं आपके होमवर्क को भी जान सकूं कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग एक शेड्यूल के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी एक टाइम टेबल आपको दिया गया है कि सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, 8 बजे वीडियो देखिए ही देखिए। ऐसा नहीं है कि हम 1 बजे देख रहे हैं उसको, 8 बजे आधा देख के छोड़ दिया और आधा हमें 1 बजे देख रहे हैं। तो इस जो नियमितता नहीं रखेंगे तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कुछ एक और क्वेश्चन आपको थोड़ी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन्हें आप लोग हल कीजिए, मेहनत कीजिए और इनकी आप जो फोटो खींच के अपने नाम सहित मुझे अवश्य भेजिए।